हाँ, सुनील गहलोत सर बोल रहा हूँ, इनसाइड भारत टीवी से। स्वागत है सर हमारे चैनल जी जी सर आपसे बात करनी थी। कई मुद्दे हैं, आप पुलिस विभाग में भी काम कर चुके हैं और पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, और इसके पहले आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं बांसगांव संसदीय क्षेत्र से। कुछ मुद्दे हैं जिस पे आपके विचार विमर्श करना है। सबसे पहला सा सवाल हमारा यह है कि पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार में जो बढ़ते हुए अपराध को लेकर आपका क्या कहना है सर? क्या अपराध बढ़े हैं या घटे हैं? देखिए, एक पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, जी जी, जो अपराध हैं वो अपराध होते हैं जी। जो पुलिस का काम है कि पहले से ही जो उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास एलआईयू है, उसके पास अपना एक मुखबिर सिस्टम है जी, उसका प्रयोग करके जो अपराध हैं, जो कई प्रकार के अपराध हैं जी, उनके अनुसार अपनी रणनीति बना के पहले तो उस अपराध को होने न दें। जी, दूसरा, यदि हो जाता है तो उसका सही और प्रभावशाली अनावरण करें, उसको खोलें ताकि लोगों में मैसेज जाए, अपराधियों में एक खौफ पैदा हो जाए। जी, तो ये पुलिस का काम है जी, और ये सही है कि इस काम के लिए उनके ऊपर जो राजनीतिक सत्ता है, जो सरकार की बात करते हैं जी, उसका भी एक योगदान रहता है कि उस राजनीतिक सत्ता का अपराध और अपराधियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, जी, क्या वो अपराध को निरपेक्ष तरीके से, अपराधियों को निरपेक्ष तरीके से समाप्त करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, या कहीं से वो पूर्वाग्रह या बायस्ड है जिसको बोलते हैं, पक्ष धारक तो नहीं है। जी, जी। तो वर्तमान और आज की सरकार में एज ए पुलिस अधिकारी तो मैं कोई तुलनात्मक अध्ययन मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन जो पब्लिक का परसेप्शन है, जी, पब्लिक का परसेप्शन है और जो आपका सोशल मीडिया पे या राजनीतिज्ञ लोग जो बात करते रहते हैं जी, उससे कुछ परसेप्शन बनता है। जी। तो जो भी सरकार रहती है विपक्षी उनके अपराध को और उनकी गंभीरता को और उनके जो प्रभाव को अपने अनुसार आकलन करती हुई कर रही है। लेकिन सर अपराध जैसे कि अब सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक जो भी है, अभी तक ये माना जा रहा है कि योगी सरकार में अपराध की बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसको लेके क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो कोई भी जो विपक्षी सरकार रहती है या विपक्ष में रहता है वो इस चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। अच्छा। और जो सरकार है वो अपने आंकड़े उसको ठीक से बना करके पेश करती है जी। ये सदैव रहा है, ये सदैव रहा है, लगभग हर कंट्री में है कि अगर हम सत्ता में हैं तो हमारे समय में सब ठीक ठाक है, और विपक्ष ये कहता है कि जब मैं सत्ता में था तो ठीक ठाक था, अब नहीं है, ये रहता है। लेकिन पब्लिक में जो चीजें जाती हैं तो वो देखा जाता है। पब्लिक में ये है कि हाँ, जो पब्लिक से रिलेटेड अपराध हैं, जो सामान्य पब्लिक से रिलेटेड अपराध क्या होते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। और एक जो संगठित अपराध हैं और बड़े जिसको माना जाता है बड़े लोग करते हैं, वो बड़े लोग प्रभावित होते हैं, वो कुछ लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए सामान्य जनता का उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं होता है, उससे ज्यादा संबंधित नहीं होते हैं। निश्चित रूप से चाहे अपराध होने ही नहीं चाहिए, हो तो अनावरित होना चाहिए, वो अपराध कम से कम होना चाहिए, जनता को कम से कम तकलीफ होनी चाहिए। सर आप पुलिस विभाग से रिलेटेड रहे हैं, बड़े ओहदे पे कार्य किया आपने और आईपीएस रैंक के अधिकारी रहे हैं। अपराध को रोकने को लेकर जो दिशा निर्देश योगी सरकार जारी कर रही है, क्या लगता है आपको वो सही है या फिर क्या कदम नए उठाने जाने चाहिए? महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध हो या घरेलू हिंसा हो या फिर जो भी एनकाउंटर को लेके आप क्या कहेंगे, जो योगी सरकार ने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किया है, जो दावा कर रही है, इस संबंध में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो दिशा निर्देश होते हैं वो तो अच्छे ही होते हैं जी। कोई भी सरकार जो पेपर ऑन पेपर जो दिशा निर्देश जारी करती है वो तो बड़े अच्छे और बड़े आकर्षक भाषा में ही वो जारी करती है जी। प्रश्न है कि कार्यान्वयन किस तरीके से होता है जी। और जब अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, थानाध्यक्षों की पोस्टिंग होती है, तो ये उससे ये भी लगता है कि हाँ, अब क्या स्थिति है, अपराध को रोकना और अपराध के विषय में क्या दृष्टिकोण है जी सरकार का। तो जो ये इनकाउंटर है, कभी भी इनकाउंटर से अपराध नहीं रुके हैं,
ये भी बता दें। हमारा तो अनुभव है कि इनकाउंटर से अपराध नहीं रुकता है। एक इनकाउंटर करता है एक थानाध्यक्ष या पुलिस, और उसके बाद तमाम संगठन है, मानवाधिकार आयोग से लेकर के और कौन मीडिया, सोशल मीडिया, सब उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। इंक्वायरी या जुडिशियल इंक्वायरी हो रही, तो जितनी अपराध रोकने में ऊर्जा खर्च होती है पुलिस की, उनके अधिकारियों की, वो फिर जांच में खर्च होने लगती है जी। वो कहे या ना कहे, वो अधिकारी कहे ना करे, क्योंकि राजनीतिक आकाओं को खुश करना है, तो बोले या ना बोले, लेकिन प्रभाव पड़ता है। अपराध को तो एक मैसेज दिया जाता है, और पहले से ही जो कानून में शक्तियां दी गई हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाए पहले से, उस पर थोड़ा मेहनत किया जाए। जैसे एक अपराधी अगर वो नोएडा या गाजियाबाद का है, वो गैंग चला रहा है, वो आकर देवरिया में भी कर सकता है, गोरखपुर में भी कर सकता है, और अपराध किया भी होगा, उसके संपर्क होंगे। लेकिन वो गाजियाबाद में अपराध कर दिया तो गाजियाबाद केवल देखती है, उसके आपराधिक कृत्य की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करिए, उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई पहले से ही कर दीजिए जी। तो वो अपराधी नहीं कर पाएगा, अपने बचाव में लगा रहेगा। तो कबड्डी है पुलिस और अपराधियों की, जो ढीला पड़ेगा वो उसको छू के भाग जाएंगे, जानते ही हैं, कबड्डी खेले होंगे आप। तो ये है स्थिति। सर, अभी लॉकडाउन में सबसे अधिक, जब से कोरोना संक्रमण काल चला और लॉकडाउन में लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लाखों करोड़ों या उससे अधिक भी। अभी तक सरकार का दावा है, जो कि सरकार कहती है कि हमने इतने करोड़ नौकरियां दे दिया, इतने लाखों नौकरियां दे दिया, क्योंकि आप अभी वर्तमान में कांग्रेस से रिलेटेड है और कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक ये फैक्ट है, या कहाँ तक योगी सरकार का दावा फिट बैठता है अपनी जगह? देखिए, इसमें एक तो कांग्रेस की बात आ गई, भाजपा की बात आ गई, और साथ ही साथ एक निरपेक्ष भारतीय नागरिक होने के नाते जी थोड़ा सा समस्याओं को गहराई से समझने और भोगने वाले व्यक्ति के नाते भी मेरा एक अपना अनुभव है जी। भारत एक श्रमिक प्रधान देश है, जानते होंगे, भारत में श्रम की समस्या नहीं है जी। और जो अन्य यूरोपियन कंट्री की जिसकी हम नकल करते हैं टेक्नोलॉजी की और अन्य चीजों की, वहाँ पे श्रम नहीं है जी, आदमी कम है, यहाँ आदमी ज्यादा हैं, और यहाँ की स्थितियाँ दूसरी होंगी, बाहर की स्थितियाँ दूसरी होगी। मेरे अनुसार जो पहले से ही जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, अन्य योजनाएं हैं, अगर उसको देखा जाए तो भारत के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, इससे पूरा डिस्कशन हुआ है जी। लेकिन आज विडंबना ये है कि हम रोजगार उन्मुख आर्थिक नीति हम नहीं अपना रहे हैं जी। हम हर चीजों को फिर वहीं एक जगह केंद्रित करने जा रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मान लीजिए है उदाहरण स्वरूप जी। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो क्यों हुआ कि ये गांव बैंक खुलेंगे और बैंकों से लोग लोन लेंगे, चाहे छोटा ले चाहे बड़ा ले जी। पहले किसान को अपनी एक बेटी की शादी करना होता था तो किससे लोन लेते थे? साहूकार से जी। और कितने रुपए पे होता था, लोन दे नहीं पाता था, खेत तक लिखवा लेते थे लोग। लेकिन आज आप जो है कृषि ऋण आप ले लेते हैं जी, 50,000, 60,000, 70,000, 1.5 लाख जो आपकी जमीन है ले लेते हैं, धीरे धीरे आप उसको जमा कर देते हैं, कुछ सरकारें माफ भी कर देती हैं। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके मालिक कौन हुआ? देश हो गया, सरकार हो गई। तो उन्होंने नीतियां बनाई कि नहीं आपको इतने लोन देने हैं फला को, मुर्गी पालन के लिए, अन्य पालन के लिए, अन्य चीजों के लिए। लेकिन उसी को हम बेच देंगे किसी प्राइवेट आदमी को, तो अपना लाभ के लिए देखेगा, वो तो पॉलिसी अपने अनुसार बनाएगा। तो क्या सर आप निजीकरण को सही नहीं मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते हैं हम निजीकरण को, बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि निजीकरण को भारत को किसी 2, 4, 10 पूंजीपतियों के हाथ में बंधक बनाने की ये प्रक्रिया है जी। और इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी जी, और दुर्दशा भी लोगों की और बढ़ेगी। राष्ट्रीय इनकम बढ़ने का, राष्ट्रीय आय बढ़ने का नहीं मतलब ये नहीं होता है सभी देशों के सभी नागरिकों की आय बढ़ रही है जी। राष्ट्र की आय बढ़े, जैसे परिवार की आय बढ़े और परिवार में 20 सदस्य हैं तो 20 सदस्यों को ठीक ठाक उनको पैसे कुछ मिले जिससे वो खर्च कर सके जी। उसी प्रकार अगर राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो सभी नागरिकों को मिलना चाहिए जी। अगर ये राष्ट्रीय
आय किसी दो हाथ में केंद्रित हो जाएगी। जिस सरकार परिवार की आय बढ़ती है और एक सदस्य के हाथ में केंद्रित हो जाए, 2 सदस्य के हाथ में केंद्रित हो जाए और 20 सदस्यीय परिवार के 18 लोग घूमते रहे ऐसे, इनको खाने को नहीं मिल रहा है, इससे थोड़े कि परिवार की समृद्धि बढ़ गई। ये कहने की बात होती है, केवल कहने की बात होती है। इसीलिए भारत की नीति ऐसी होनी चाहिए, आर्थिक नीति, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले जी, और रोजगार मिलेगा तभी आय उनकी बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा तभी फिर रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो सामान प्रोडक्ट होगा वो बढ़ेगा। लेकिन इस देश की और समाज की जो चालाक लोग कहते हैं, जिसको कहें प्रोफेशनल और इंटेलिजेंट लोग जिसको बोलते हैं, वो लोग जनता को कुछ और बताते हैं जी, और बता करके और स्वार्थ किसी और का करते हैं जी, वो चल रहा है। मैं निजीकरण का व्यक्तिगत रूप से विरोधी हूँ। सरकार को निजीकरण ना करके इन संपत्तियों की सार्वजनिकरण करना चाहिए जी, क्योंकि ये जो संपत्तियां बनी है किसी का पैसे से नहीं बनी है, बल्कि जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स से बनी हुई है। इसलिए इस पे स्वामित्व सरकार का ही होना चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए जनता को, जैसे भी आंदोलन करके, प्रेस को, मीडिया को, कि वो ऐसी नीति बनाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उनकी आय बढ़े और उनका जीवन स्तर सुधरे। अगर परिवार में एक आदमी को नौकरी आप दे देते, सरकारी तो पूरे परिवार को पढ़ा देता है। और अगर परिवार के पास कुछ है नहीं, आपने नौकरी भी नहीं दिया, तो चाहे जितना उज्ज्वला दे दीजिए, चाहे जितना 5 केजी गेहूं दे दीजिए, जिंदगी भर उसी स्थिति में रहेगा। क्यों नहीं हर परिवार को, एक परिवार को नौकरी दे देते हैं और देने के बाद ही वो अपने परिवार को नहीं चला लेगा। पहले से उदाहरण सामने, अपने भाई को पढ़ा लिया, बहन को पढ़ा लिया, अपने बच्चों को पढ़ा लिया, घर भी 2 कमरे का बनवा लिया। यहाँ तो सब चीजें खत्म होती जा रही है। पीएफ भी खत्म कर दिया आपने, पेंशन भी खत्म कर दिया, यानी कुछ देना ही नहीं है हमें सामान्य जनता को। तो सर पर आखिरी सवाल है आपसे कि आप एक ऊंचे ओहदे पे रहे हैं, आईपीएस रैंक पे अधिकारी रहे हैं, और आपका व्यक्तिगत जीवन से पहलू से मेरा ये सवाल है कि आप मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आए हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली या क्या सोच रही है आपको राजनीति में आने की? क्या मतलब किसके तहत क्या आपको ने विचार ऐसा लगा कि नहीं मुझे राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, अगर आपको अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की अगर जज्बा है, जो आपको संस्कार से मिलता है, आपके अध्ययन से मिलता है, आपके आसपास के वातावरण से मिलता है जी, तो आप करना चाहेंगे। आपके अंदर वो सपना, वो जो आपका जज्बा है वो जीवित रहता है जी। नौकरी में रहते हुए आप ये हो जाता है कि चलो हम उसको थोड़ा विकसित होते रहते हैं, लेकिन नौकरी की मजबूरी कर्मचारी है, कर्मचारी आचरण नियमावली होती है, उसके तहत रहते हैं, जो है वो जानते हैं जी। अब हम लंबी नौकरी कर चुके थे, बहुत लंबी नौकरी जी, लेकिन एक समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। व्यक्ति के रूप में आप क्या कर सकते हैं? व्यक्ति के रूप में आपको करने के लिए बहुत छोटा सा स्कोप है और छोटा सा संसाधन है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जुड़ते हैं जी, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास एक राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन होता है, एक संसाधन होता है। सत्ता में अगर पहुंचते हैं तो उसके पास संसाधनों तक पहुंच होती है, तो उस संसाधन और उस राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल आप व्यापक रूप से जनता की सेवा में कर सकते हैं और लंबे समय के लिए और दूरगामी लाभ पहुंचा सकते हैं जनता के लिए। तो इसीलिए इसी सोच करके कि आया गया कि एक राजनीतिक हम पार्टी के साथ जुड़े, जिनके संसाधन है, और राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए मतलब ये सर कि क्या सरकारी नौकरी करते हो या आप अपने लोगों के या आप अपने समाज के लोगों की मदद नहीं कर सकते? क्या आपका ये कहना है? दो चीजें हैं। जब आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप सरकार के नौकर होते हैं जी, ये तो सही। सरकार के नौकर अगर आप होते हैं तो सरकार की जो नीतियां हैं जी, वो सबके लिए है, हर जाति, समुदाय, संवर्ग, धर्म सबके लिए है। आपका कोई व्यक्तिगत उसमें इच्छा की कोई महत्व नहीं है, न होना चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हैं चाहे ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण अधिकारी नहीं है वहाँ पे एक पदाधिकारी है। उस पदाधिकारी के लिए आप पाते हैं, पैसा पाते हैं, संसाधन पाते हैं। वो आपके किसी जातीय पंचायत का ऑफिस नहीं होता है जी जी, बात वाली समझ रहे होंगे जी जी एकदम, कि आप अगर किसी जाति विशेष के में पैदा हुए हैं, वहां से अधिकारी बने हैं और पद कलेक्टर की कुर्सी, गोरखपुर कलेक्टर की कुर्सी बैठ जाएंगे, तो आप जाति के अधिकारी नहीं है। और कलेक्टर का ऑफिस, कलेक्टर का घर और कलेक्टर की गाड़ी वो किसी जातीय अफसर की गाड़ी नहीं, जातीय पंचायत नहीं है वो।
वो जिले का अधिकारी है और जिले का वो कलेक्टर है, वो ऑफिस जिले का है और जिले के सभी चीजों के कल्याण के लिए है। अब कल्याण कौन सा? जो सरकार निर्धारित की हुई है, जो समय समय पर निर्धारित हुई है, जिसकी प्राथमिकता है। इसलिए अगर आप किसी पद पे हैं तो आपके किसी व्यक्तिगत और जातिगत किसी भी पूर्वाग्रह का न महत्व होना चाहिए और न होता है। जी, इनसाइट भारत टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।